Potential energy can be associated with frictional forces. Potential energy can be associated with frictional forces. पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव के कारण आती है, तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ आएगा? ऊपर ही स्टेटमेंट गलत है। हाँ, तो एसर्शन और रीजन बोथ इनकरेक्ट। आंसर जाएगा डी। आंसर जाएगा डी। पोटेंशियल एनर्जी ही पढ़ते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तो क्या दिया है? फ्रिक्शनल। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव। तो आपका एसर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, तो आंसर जाएगा डी। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, वर्क डन बाई or against gravitational force in moving a body from one point to another is independent of the actual path followed between the two point। क्या ये पॉइंट सही है? बताइए। एसर्शन सही है? अरे इतना डल क्यों बैठे हो यार? एसर्शन सही है। रीजन पढ़िए। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो आप बोल सकते हैं एसर्शन सही है, रीजन सही है। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है एसर्शन का, तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। अगला देखिए ना, आप कहते हैं थियरी नहीं पढ़ाते, थियरी तो है, फिर कैसे क्वेश्चंस बन रहा है आपके? अगला, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन मूविंग अ बॉडी इन एनी राउंड ट्रिप इज 0। कल ही तो पढ़ा है, कल या परसों वाले क्लास में, कल या परसों की क्लास में आपको पढ़ाया गया है। ये एम्स का क्वेश्चन है। एम्स में आया था, जो आपका आंसर आया था 2 पाई आर म्यू एम जी वर्क डन, तो वही तो है। पढ़िए वर्क डन। ये दूसरी कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, हाँ 14। क्वेश्चन नंबर 14, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन मूविंग अ बॉडी इन एनी राउंड ट्रिप इज 0। फ्रिक्शन फोर्स के कारण पूरे लूप में जब चलेगा, क्या एक ट्रिप चलने पर वर्क डन 0 आएगा? नहीं आएगा। ये तो कह रहा है 0 है, तो बताइए असर्शन सही है गलत है? गलत है सही है? गलत है। अगला, फ्रिक्शनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो यहाँ आपका असर्शन भी इनकरेक्ट है और रीजन भी इनकरेक्ट है। आंसर जाएगा डी। आंसर क्या जाएगा? डी। आगे आइए, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। बताइए। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इक्वल टू, हाँ ये बातें तो सही है, असर्शन सही है। दूसरा पढ़िए, रीजन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू वर्क डन ओनली इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ वन पार्टिकल। ऐसा तो नहीं है। डेल्टा डब्ल्यू आल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। डेल्टा डब्ल्यू आल सभी फोर्सेस के कारण वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। बताइए, वर्क एनर्जी थ्योरम, डेल्टा डब्ल्यू आल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बताइए आपका एसर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है? एसर्शन सही है और रीजन क्या है? इनकरेक्ट है, तो आंसर सी जाएगा। आंसर क्या जाएगा? सी। देखिए ए बी सी
किस तरह डिसाइड करते हैं, तो ए जो होता है एसर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है एसर्शन का, तो आंसर जाएगा फर्स्ट। एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है किसका, एसर्शन का, तो आंसर जाएगा बी। एसर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है, तो आंसर जाएगा सी। एसर्शन और रीजन दोनों ही गलत है, तो आंसर जाएगा डी। ये स्टेटमेंट पहले ही लिख के आता है जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो। तो पहले ऊपर आपको इंस्ट्रक्शन जो देगा उसके हिसाब से आप टिक करेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारेंगे आप आंसर, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा वहां उसके अकॉर्डिंग करेंगे। यही अगर बदल दिया जाए, डी जो कर दिया जाए, डी की जगह डी इक्वल टू लिख दिया जाए एसर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है एसर्शन का, तो आंसर डी जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन देख के आप करेंगे क्वेश्चन, ये ए आर का। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। When a spring is elongated burden by spring is negative, but when it compresses burden by the spring is positive, बताइए। चाहे वो कंप्रेसिव है और चाहे इलांगेट करे, आएगा तो स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग के कारण जो वर्डन आता है क्या आता है, निगेटिव तो आता है। तो यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव की बात ही नहीं करेंगे आप, तो ए आर गलत है आपका, सॉरी एसर्शन गलत है, एसर्शन गलत है। वर्डन बाय स्प्रिंग इज पाथ डिपेंडेंट गलत है। स्प्रिंग के कारण जो वर्डन आता है वो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण आता है, जो स्प्रिंग होता है कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव कभी पाथ पर डिपेंड ही नहीं करता है। तो आपका एसर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, तो आंसर जाएगा डी। तो ये हुआ आपका कल का वर्क। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास उन्हीं को समझ में आएगी जिसको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आता है, क्योंकि आज का जो है पूरा का पूरा डेरिवेशन टाइप है और जितने भी डेरिवेशन हैं सब आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आज पावर का लास्ट टॉपिक है और ये वर्क एनर्जी पावर का लास्ट क्लास भी है। कल वर्क डिस्कस करेंगे, कल कोई फिजिक्स की क्लास नहीं रहेगी। जितना वर्क दिया जाएगा कल देखेंगे, सबकी कॉपी चेक करेंगे, जहाँ से शुरुआत हुआ है जहाँ पर एंड हुआ है सारे वर्क। फ्राइडे टेस्ट है, फ्राइडे टेस्ट है 25 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए कल इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में पढ़े थे, उसी पर देखते हैं। क्या पढ़े हैं इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में बताइए। यही पढ़े हैं कल की क्लास में। टाइम इंटरवल के लिए बताइए, टाइम इंटरवल W/Δt, ठीक है। हमें पावर पॉजिटिव लाना है, पावर पॉजिटिव लाना है, किस तरह आएगा। M ब्लॉक है, M ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर फोर्स इधर लग रहा है और ये चल भी इधर ही रहा है,
तो पावर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। यही सब कल पढ़े थे आप लोग। इसके अपोजिट नेगेटिव, सेंट्रीपिटल फोर्स पावर डिलीवर करेगा कि नहीं करेगा? पावर डिलीवर नहीं करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों? बताइए। वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है और फोर्स लगातार रेडियली सेंटर की तरफ है और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो बताइए यहाँ जो पावर डिलीवर होगा 0 होगा, मतलब पावर डिलीवर ही नहीं होगा। यही सब कल आप पढ़े थे। आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर को। टेंशन के कारण आपके पावर पूछा जाए तो एन इंस्टेंटेनियस पावर ड्यू टू टेंशन, an instantaneous power due to tension, an instant प्लस, ये भी तो इस पे कल क्वेश्चंस भी किए थे आप लोग। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। P इज इक्वल टू वी, वी में 2 ऑफ लाइन खींचिए। यहाँ फोर्स कांस्टेंट दिखाएंगे अभी। P इज इक्वल टू F इंटू वी। साथ साथ लिखते चलिए। P इंस्टेंट इज इक्वल टू F इंटू वी। F को खोल दीजिए। फोर्स होता है MA, फोर्स होता है MA। फिर उसके बाद एक्सीलरेशन को खोल लीजिए। एक्सीलरेशन होता है dv बाई dt। ये फॉर्मूला आपको पता है? बताइए। और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? दुनिया का नेट बल ma के बराबर होता है। ma मास dv बाई dt भी m dv बाई dt इंटू v। बताइए m a v। और क्या लिख सकते हैं एक्सीलरेशन को? एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है dv बाई dt लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं x के फॉर्म में? एक्सीलरेशन इक्वल टू v dv बाई dx। तो एक्सीलरेशन के यहाँ खोल रहे हैं m v dv बाई dx। एक्सीलरेशन को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं टाइम के साथ एंड एक्स फंक्शन के साथ। a इक्वल टू होता है v dv बाई dx फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ टाइम a इक्वल टू dv बाई dt। साइड में ये जरूर लिखिएगा, आपको पता नहीं होगा। एक्सीलरेशन dv बाई dt इक्वल टू a इक्वल टू v dv बाई dx। एक्सीलरेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है डी बाई डी टाइम का फंक्शन, दूसरा होता है एक्स का फंक्शन। दो फॉर्मूले होते हैं, ए इक्वल टू डी बाई डी टी और ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। नोट हो गया तो क्वेश्चन लिखिए। A block of mass small m, a block of mass small m is pulled upward along a rough inclined plane
of angle theta. A block of mass small m is pulled upward along a rough inclined plane of angle theta and coefficient of mu, coefficient friction mu, and coefficient of friction mu with a constant velocity small v, by a rope, rope, by a rope. Then find power delivered by tension in the rope. Then find power delivered by tension. Then find power delivered by tension in rope. क्वेश्चन मार्क. ट्राई करिए. रोप, ROPE, रोप, डोरी, रस्सी. Coefficient of friction mu with a constant velocity small v by a rope. Then find power delivered by the tension in the rope. एनएलएम की बातें जिसको भी याद होगा वो डायरेक्ट हिट कर सकता है, क्वेश्चन लगाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पुल्ड अपवर्ड कह रहा है तो एक्सीलरेशन जो आता है mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, खत्म. यही है. अब आपका फोर्स हो जाएगा mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा इंटू v. हो गया पावर. एनएलएम जो पढ़ाते हैं वहाँ केस बताते हैं, केस 1, केस 2, केस 3. कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए अपवर्ड जा रहा है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आ रहा है, तो वहाँ एक्सेलरेशन कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करवाते हैं, एक याद रहेगा तो हो जाएगा. अप जा रहा है तो प्लस लगाना है, डाउन आ रहा है तो निगेटिव लगाना है. चीज़ें बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करेंगे बेहद ही आसान हो जाएंगे क्वेश्चंस. डेली का डेली पढ़ाई करिए, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करिए. चीज़ें बहुत ही आसान है, सिलेक्शन भी बहुत ही आसान है. कल आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की डेटा भेजा गया था, देख भी होंगे आप लोग. फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया राउंड है, ऑल इंडिया का है. अभी स्टेट का नहीं आया, स्टेट का 14 को आएगा, 14 अगस्त को आएगा. ऑल इंडिया वाला जो था वो टलता ही जा रहा था. 31 जुलाई को था, 31 जुलाई से इतना डेट, पहले 23 को था, फिर डेट घसका, फिर डेट पता नहीं क्या हुआ था. ये आज जाके कल दिए हैं लोग. जो लड़का सौरभ आया था उसको कॉलेज मिला है गुजरात, ऑल इंडिया के थ्रू, बट वो गुजरात नहीं लेगा, अपने स्टेट में लेगा. स्टेट वाला आएगा तो स्टेट में लेगा, क्योंकि अपने स्टेट के कॉलेज अच्छे हैं. अपने कॉलेज के जितने भी, अपने स्टेट के जितने भी कॉलेज हैं सभी कॉलेज अच्छे हैं. आ गया आंसर? बताइए.
उसमें तो समझ में नहीं आ रहा, वहाँ MBBS कितने तक मिला है? हाँ, समझ में आ रहा था? उसमें 13 लाख 14 लाख भी दिखा रहा है। हाँ, ऐसा नहीं, 13 लाख तक नहीं मिला है। चलिए बताइए आंसर कितना आया। A block of mass small m is pulled upward along। भाई लोग यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी दिया है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इंक्लाइन प्लेन है, एंगल थीटा, ब्लॉक m, कांस्टेंट वेलोसिटी, अपवर्ड। तो आपको पता है इंक्लाइन प्लेन को फोर्सेस इन्वॉल्व करिए, mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा, नॉर्मल। सीधा लिख लीजिए, नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होगा? mg कॉस थीटा। सरफेस कैसा है? रफ है। सरफेस कैसा है? रफ है। ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। बताइए, फोर्स अपवर्ड लग रहा है, ऊपर की तरफ ब्लॉक जा रहा है, नीचे कौन लाएगा? mg साइन थीटा, और उसके रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन भी उसके ही अपोजिट लगेगा। तो बताइए, लिखिए इसको, mg साइन थीटा ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब f ज़्यादा होगा, माइनस mg साइन थीटा प्लस f के इक्वल टू दुनिया का नेट बल ma के बराबर। m कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन 0 होगा तो फोर्स mg साइन थीटा प्लस f के, बताइए f के म्यू n, तो ये म्यू mg कॉस थीटा रखिए यहाँ वैल्यू। फोर्स इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस म्यू के mg कॉस थीटा। फोर्स आपके पास आ चुका है। क्या पूछा गया है? F इंटू वी, F इंटू वी। टेंशन है? हाँ, रोप है तो टेंशन T इंटू वी। तो टेंशन कितना है? mg साइन थीटा प्लस म्यू के mg कॉस थीटा। टेंशन की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। रोप है, टेंशन है। वेलोसिटी दिया है कुछ नहीं, mg साइन थीटा प्लस म्यू के mg कॉस थीटा इंटू वी। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। एनएलएम आप पढ़े रहेंगे, जिसको आ रहा है ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है एनएलएम कल से स्टार्ट होगा। प्रॉपर आपकी क्लास ऐसे ही चलेगी। क्लासेस 8 बजे से रहेंगी, 4 से 5 आपका एनएलएम रहेगा। 3 क्लास लेंगे पर डे, 4 से 5 आपका एनएलएम रहेगा जिसका छूटा है। 4 से 5 वही 2 बजे क्लास आपकी ख़त्म होगी। अपना रेस्ट करना, रेस्ट करिए। इसके बाद 4 से 5
एनएलएम मुझे ख़त्म करना है, सिर दर्द बना हुआ है क्योंकि टेस्ट में आ रहा है वो, नोट करिए इसको। हाँ, अगला लिखिए। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, कांस्टेंट वेलोसिटी है बट यहाँ डाटा लिया रहेगा, आंसर करिएगा। लिखिए अ ब्लॉक ऑफ मास 5000 किलोग्राम इज पुल्ड अप 5000 किलोग्राम इज पुल्ड अप an inclined plane of inclination kilogram 5000 kilogram is pulled up an inclined plane of inclination 3 in 5 क्या हुआ? 3 in 5 हाँ, लिखिए आगे। 3 in 5 विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। velocity 20 meter per second if coefficient of friction 0.5 find power delivered by pulling force, power delivered by pulling force, हाँ pulling force। फाइंड पावर डिलीवर्ड बाय पुलिंग फोर्स। सेम वैसे ही क्वेश्चंस हैं। आपको यहाँ एक शब्द प्रॉब्लम कर सकता है 3 in 5। 3 in 5 क्या मतलब इसका? तीन चलेगा तो हाइट कितनी आएगी? 5 आएगी, ऐसे कुछ बताए थे, बताइए। 1 in 50 बताइए। 1 in 50 का मतलब क्या है? 50 चलेगा तो हाइट कितनी आएगी? सॉरी, 1 in 5 का मतलब ये है 50 चलेगा तो हाइट कितनी आएगी? 1 आएगी। 3 in 5 का मतलब क्या है? 5 चलेगा तो हाइट कितनी आएगी? 3 आएगी। लिखिए, लिख लीजिएगा यहाँ 1 in 50 क्या मतलब इसका? 1 in 50 का मतलब ये है, ये इंक्लाइन प्लेन है, 50 चलेगा तो हाइट कितनी आएगी? 1 आएगी। 2 पता है, एक निकाल लेंगे। इसी तरह यहाँ क्या है? 3 in 5 है, 5 चलेगा तो हाइट कितनी आएगी? 3 आएगी। इंक्लाइन प्लेन में इसे ऐसे ही पढ़ा जाता है, 5 चलेगा तो हाइट 1 आएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ये लिखना आपको आना चाहिए। 3 in 5 का मतलब इंक्लाइन प्लेन में ये 5 चलेगा तो हाइट कितनी आएगी? 3 आएगी। 5 चलेगा तो हाइट कितनी आएगी? 3 आएगी। इंक्लाइन प्लेन पर ये 5 चलेगा तो हाइट 3 आएगी। पचास चलेगा तो हाइट 1 आएगी। ये कहाँ इंक्लाइन प्लेन की बात हो रही है? करिए, अब तो आसान हो गया। बाकी सब वैसे ही है जो आप पिछला किए हैं।
उसी में वैल्यू पुट करना है बस। 1 मेगावाट कितना? 11 मिलियन नहीं, 1 मेगावाट आएगा। 1 इंटू 10.6 वाट, 10.6 वाट। एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 1। म्यू दिया गया, गिवन है म्यू 0.5। हाँ करिए, आसान है, बस पी इंस्टेंट इक्वल टू क्या रखना है जो अभी आप करके आए हैं क्वेश्चन ऊपर वाला। यहाँ क्वेश्चन देने का एक ही मतलब है 3 in 5, 1 in 50। 5 in 3 देता तो 5 in 3 देता तो क्या होता? 3 चलने पर हाइट कितनी आई है? 5। चलिए, यह इंक्लाइन प्लेन है, एंगल पता है? चलिए क्या दिया है? 3 in 5। 3 in 5 का मतलब होता है इंक्लाइन प्लेन पर चलना। इंक्लाइन प्लेन पर 5 चलेगा तो हाइट कितनी आएगी? 3 आएगी। तो 5 ये चला है, हाइट कितनी आई है? 3। ये क्या होगा? 4। तो एंगल कितना होगा? 37 डिग्री। एंगल 37 डिग्री। नहीं पता है तो देखिए साइड में कॉपी के ऊपर लिख लीजिए हमेशा के लिए। 3 के सामने 3, 4, ये 5, ये 53 डिग्री। ये ब्लॉक एम है, कितने किलोग्राम का ब्लॉक है? 5 किलोग्राम का ब्लॉक है। पाँच 5000 किलोग्राम। चलिए m किलोग्राम का ब्लॉक है। F एक्सटर्नल अपवर्ड लग रहा है, mg साइन थीटा ब्लॉक को नीचे लाएगा, mg साइन 37। फ्रिक्शन फोर्स और क्या दिया है? कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट शब्द आया है, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन 0 होगा। तो सीधा आप बोल सकते हैं एफ एक्सटर्नल क्या होगा? एम जी साइन थीटा प्लस एफ के, क्योंकि नॉर्मल आप यहाँ निकालेंगे तो एम जी कॉस थीटा आएगा और एफ के होता है म्यू एन, म्यू कोफिशिएंट फ्रिक्शन। ये बताइए एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा, यहाँ पर रखिए वैल्यू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के एम जी कॉस थीटा। जो कॉमन हो रहा है कॉमन ले लीजिए, एम जी कॉमन होगा साइन 37 डिग्री। दिया नहीं है 3 in 5 का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। जब इंक्लाइन प्लेन में 5 चलेगा तो हाइट कितनी आएगी? 3 आएगी। तो यहाँ साइन थीटा आप जब निकालेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू
37 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना 5, 3/5। इसी तरह cos थीटा, cos थीटा 37 डिग्री, बताइए बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस कितना 4, हाइपोटेनियस कितना 5। इस तरह निकाला जाता है ये। रखिए वैल्यू म्यू 0.5 cos 37, मास कितना 5000, 10, बताइए 3/5 प्लस 0.5 इंटू 4/5, 20, 2 बचेगा, बेस सेम है, ऐड हो जाएगा 5 होगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना है अच्छा ये तो अभी फोर्स आ रहा है ना, फोर्स आ रहा है ये 5/5 आएगा। देखिए 4 5 जा 20, 20 ये पॉइंट हटेगा, 0 0 हट जाएगा, 2 बचेगा, बेस सेम है तो ये जुड़ जाएगा 3 to 5, 5 हो गया, 5 5 कैंसिल। ये आपके पास एक्सटर्नल फोर्स आया है कितना 5 × 10⁴। पावर आप पढ़े हैं एफ भी, एफ × 10⁴, मल्टीप्लाई करिए 20 × 5 100, 2 जोड़ दीजिए 10⁶, 1 मेगावाट इक्वल टू 10⁶, 1 मेगा इक्वल टू 10⁶ होता है ये। तो आप बोल सकते हैं यहाँ 10⁶ 1 मेगा पावर है तो वाट लगली। तो ऐसे ये क्वेश्चन किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन टाइप चेंज करते हैं। नोट करना है, नोट करिए। यहाँ जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है पैनिक ना हो, जस्ट ही चलने वाला है कल परसों से। हो गया? कुछ पूछना है इसमें, बताइए। चलिए लिखिए तब क्वेश्चंस, लिखिए। A particle of mass 7 किलोग्राम, नोट कर लीजिए, थोड़ा फास्ट करिए जिससे ज़्यादा क्वेश्चन करा सकें। A particle of mass 7 किलोग्राम initially at rest it delivered a variable at rest is delivered a variable power P equal to T square watt। बोर्ड पर लिखा है, देख लीजिए। P equal to T square watt, sorry, then find velocity of particle after 3 seconds, then find velocity of particle after 3 seconds, 3 सेकेंड। चलिए करिए। फिजिक्स मेरा केवल इतना ही है, P इज इक्वल टू एफ इंटू वी, P इज इक्वल टू एफ इंटू वी। अब आपको यहाँ सोचना है क्या क्या करना है। सोचना है एक्सीलरेशन के बारे में। सोचना क्या है, एक्सीलरेशन को क्या लिखा जाए।
वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि एक्सपेंशन के साथ चेंज हो रहा है। जस्ट ऊपर लिखा क्या है, एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो टाइम के साथ होता है, दूसरा एक्स के साथ होता है। टाइम के साथ वाला जो होता है वह होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और एक्स के साथ जो होता है वो होता है ए इक्वल टू वी डी बाई डी एक्स। ये क्वेश्चंस आया हुआ है एग्जाम में जो आप लोग करने जा रहे हैं। सोच पा रहे हैं? सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, क्या है फॉर्मूला बताइए। P इक्वल टू टी स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है, तो P इक्वल टू होता है कितना है, F इंटू वी। P इज इक्वल टू एम ए वी। एक्सेलरेशन को सोचना है, क्या किया जाए, P इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, इतना किए हैं। P की वैल्यू रख दीजिए टी स्क्वायर एम डी वी बाई डी टी इंटू वी। टाइम एक तरफ करिए, टाइम फंक्शन एक तरफ करिए, टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू एम वी डी वी बाई इतना ही रहेगा डी वी। इंटीग्रेट करिए बोथ साइड, नहीं 18 नहीं आएगा। हाँ लिमिट दिया है आपको आफ्टर 3 सेकेंड। आफ्टर 3 सेकेंड का मतलब क्या है, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। क्वेश्चन पढ़ के आपको आना चाहिए। ये लिमिट आपको दे दिया है क्वेश्चन में, लिमिट कितना है 0 टू 3 सेकेंड। इंटीग्रेट करिए, जैसे इंटीग्रेट करेंगे क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। कितना आ रहा है बताइए, इंटीग्रेट करिए। टाइम t कहाँ 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड, टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू एम वी डी वी वी 0 वी। ठीक है, खत्म हो गया। आगे कहानी आप जानते हैं, मेरा काम इतना ही था। रूट में आएगा आंसर, रूट में आएगा 18/7 मीटर पर सेकेंड। 18। चलिए आगे की कहानी आप कर सकते हैं, पूरा का पूरा बेसिक मैथ है। चलिए इंटीग्रेट करना आता है। एक आप बोर्ड पर आइए, सब लोग घर पर करेंगे, ढेर सारा क्वेश्चन आ जाने वाला है आपके पास। चलिए इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा दीजिए, पावर में ऐड कर दीजिए। बताइए, मल्टीप्लाई करेंगे टी क्यूब होगा, और जो पावर वैल्यू लिखे हैं वही से डिवाइड कर दीजिए। लिमिट 0 टू 3
इक्वल टू m कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, मल्टीप्लाई कराइए v स्क्वायर, जो पावर आया है पावर से डिवाइड करिए, ये v है ये v है, मल्टीप्लाई करेंगे v स्क्वायर होगा, जो पावर आया है पावर से डिवाइड करेंगे, लिमिट बताइए 0 to v, 1/3 कांस्टेंट है, बताइए 3 का क्यूब, 0 का क्यूब इक्वल टू m, मास कितना है 7/2 v स्क्वायर, यहाँ 1/3 27 इक्वल टू 7/2 v स्क्वायर। 7 से 7 काट दिए क्या? हाँ, महान आत्मा बैठे रहते हैं एग्जाम में। 7 से 7, अरे कहेंगे अरे सर 7 तो इस तरफ भी इस तरफ है, कटेगा नहीं। ठीक है, 3 इंटू ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 2/7 इक्वल टू v स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू रूट में 18/7 मीटर पर सेकेंड लिखिए। पूछना है कुछ? इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए, मेरा काम इतना ही है। p इज इक्वल टू एफ इंटू वी, आगे कहानी सोचने के लिए पहले ही बता दिए हैं। एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है टाइम फंक्शन, दूसरा होता है एक्स फंक्शन। टाइम को फंक्शन दिया हो तो dv/dt होगा, एक्स फंक्शन दिया हो तो v dv/dx होगा एक्सेलरेशन। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला लिखिए, अ कांस्टेंट पावर p0, नोट करिए, पहले नोट कर लीजिए। A constant power p0, a constant power p0 a constant power p0 is delivered to a particle of mass small m a constant power p0 is delivered to a particle of mass small m at rest। आगे लिखिए। देन फाइंड पहला पॉइंट लिखिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्ट आपको याद भी रहना चाहिए, बच्चों को याद भी रहता है ये जो यहाँ से रिलेशन आता है। लिखिए पहला पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t। पहला क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t। चलिए ये करने से पहले आपको पता रहना चाहिए x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे
तो एक्सेलरेशन मिलेगा। इसके अपोजिट भी तो हो सकता है। एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे वेलोसिटी आएगा, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा। x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। आगे आप कर सकते हैं। आगे की कहानी आप लिखने में तो माहिर हैं, कहानियाँ लिखिए। A constant power P naught is delivered to a particle mass m at rest। ठीक, ये है मास m एट रेस्ट। एट टाइम t वेलोसिटी v। शायद वेलोसिटी टाइम में रिलेशन ही पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कुछ ऐसे कंडीशन आप बना सकते हैं। इनिशियली एट रेस्ट m ब्लॉक, एट ए टाइम t पर वेलोसिटी v। क्वेश्चन पढ़कर आप ऐसे बना सकते हैं। अब कितना पावर डिलीवर कर रहा है? P नॉट इज इक्वल टू एफ इंटू वी। कितना पावर डिलीवर कर रहा है? P नॉट इक्वल टू एफ वी। और क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए आपका जो फोर्स है कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो फोर्स इक्वल टू एम ए होगा, फोर्स इक्वल टू एम ए होगा। तो एम ए रखिए, किस में रिलेशन चाहिए? एक्स में, टी में? टी में चाहिए तो डी वी बाई डी टी लिखेंगे। एक्सेलरेशन को लिखना स्टार्ट करिए। पी नॉट इक्वल टू एम ए वी, पी नॉट इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। इतना तो कर ले रहे हैं। अब इसके आगे क्या किया जाए बताइए? इसके आगे क्या करें? क्या सोच पा रहे हैं आप लोग? आपको बता भी दिया गया है t इक्वल टू 0 पर ब्लॉक, जो m ब्लॉक था वो कहाँ था? रेस्ट पर है। एट ए टाइम t पर वेलोसिटी गेन कर रहा है v। इसका मतलब यहाँ जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट लेंगे t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t, 0 टू t। भाई समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, पी नॉट डी टी, टाइम को इधर करिए, इक्वल टू एम वी। यही इंटीग्रेशन लगाइए बोथ साइड। पी नॉट टी 0 टी, यहाँ v0। यही आगे कहानी अभी करके आए हैं, खत्म हो गया भैया। करिए। अरे पावर कांस्टेंट है, पावर बाहर आ जाएगा। मास कांस्टेंट है, मास बाहर आ जाएगा। पी नॉट यहाँ बताइए, टी बचेगा। डायरेक्ट कर रहे हैं, चलिए कर।
यहाँ एम वी स्क्वायर बाई 2 वी 0 पी नॉट टी इक्वल टू एम बाई 2 वी स्क्वायर। पूरा रिजल्ट याद करना है। एक बात बता दें यहाँ, क्योंकि एग्जाम में जो पहले आया था वो आया था रिलेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी पावर 1/2। अब जो रिसेंट जेईई मेन में क्वेश्चन आया पूरा वैल्यू ही पूछ लिया, पूरा का पूरा वैल्यू ही पूछ लिया है ये, तो आपको पता रहना चाहिए। मल्टीप्लाई करिए इधर 2p0 टी बाई एम रूट में इक्वल टू वी। यहाँ से आप बोल सकते हैं 2p0 टी बाई एम और 1/2 वी। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, टी पावर 1/2। जो आप सर्कल करेंगे इसको करेंगे, यहाँ से आपकी बातें आ जाएंगी। नोट करिए बेसिक चीज़ें। एक्सीलरेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो टाइम के साथ होता है, एक एक्स के साथ होता है। टाइम के साथ dv/dt लिखेंगे, एक्स के साथ v dv/dx लिखेंगे, ठीक है। वही यूज हो रहा है क्या जो आज की क्लास में पहले आते ही p इंस्टेंट इक्वल टू f इंटू वी, दो कॉलम बनाया गया, एक तरफ लिखा गया p इंस्टेंट f इंटू वी एम ए, एक तरफ टाइम के साथ लिखा गया, दूसरे तरफ एक्सेलरेशन को x के साथ लिखा गया। अभी x वाला इन्वॉल्व नहीं हुआ है, अभी आप टाइम वाला इन्वॉल्व कर रहे हैं। दूसरा जस्ट इसके नीचे वाला क्वेश्चन वहाँ x वाला आएगा। चलिए आते ही यहाँ पर करने के लिए सबसे पहले x दिया है तो x से डिफ्रेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी आएगा। वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन के इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी के इंटीग्रेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो आपके पास क्या आ चुका है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमें एक्सेलरेशन नहीं लाना है, रिलेशन लाना है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट और टाइम में है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। करिए दूसरा वाला पार्ट करिए, क्योंकि आपके पास वेलोसिटी क्या आई है, वेलोसिटी आई है रूट में 2p0 टी बाई एम। अब इसी का क्या करना है, इंटीग्रेशन। देखने को बड़ा लग रहा है, बेहद ही आसान है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। यदि आइडिया रहेगा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आपके पास फर्स्ट आंसर आ चुका है, क्या है, v इक्वल टू 2p0 टी बाई एम। आइए दूसरा पॉइंट करते हैं। यहीं बोर्ड पर देखिए सब लोग, बोर्ड पर आइए, इसके बाद करिएगा सब लोग। रिजल्ट बोलिए क्या आया है, वेलोसिटी इक्वल टू 2p0 टी बाई एम, यही आया है। वेलोसिटी को खोलिए, dx/dt लिख सकते हैं, dx/dt लिख सकते हैं 2p0 टी बाई एम। टाइम एक तरफ कर लीजिए, टाइम को एक तरफ कर लीजिए। जो कांस्टेंट है वो तो वैसे ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। टाइम एक तरफ करिए, कर देते हैं।
dx इक्वल टू 2p0 t बाई m पावर 1/2 इंटू टी। इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेट कर दीजिए। dx का इंटीग्रेशन x ही होगा। बताइए dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा। नहीं समझ में आ रहा? देखिए x इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है 2p0/m, तो इस तरह लिख सकते हैं इसको 2p0/m पावर 1/2 t t 1/2 dt। बताइए अब ये पूरी वैल्यू बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है। ये पूरी वैल्यू 2p0/m कांस्टेंट है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन बाहर करिए। इसको किसके साथ करना है? टाइम के साथ, dt और टाइम। अरे रेस्ट पर था t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t। dx का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा? dx का इंटीग्रेशन x, कांस्टेंट वैल्यू बाहर, p0/m 1/2। ये इसका इंटीग्रेशन करिए, मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड होगा तो 1/2 प्लस 1 3/2 3/2। जो पावर आया है पावर से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 2/3। ये आपका हो जाएगा 2p0/m, ये हो जाएगा 1/2 और ये t हो जाएगा 3/2। जो आपसे रिलेशन पूछा गया है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा गया है t पावर, ये भी रिलेशन एग्जाम में आ चुका है। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, ये तो एक बार पूछ लिया सबके साथ, अब डायरेक्ट ये पूछ रहा है बड़ा सा, देख के डर जाए बच्चा। नोट करिए। तो x आएगा 2/3 2p0/m/2 t पावर 3/2। आप इसको रूट में ही लगा सकते हैं। x इज इक्वल टू 2/3 √2 p0/m इंटू जो है वैसे रहने दीजिए। तो एग्जाम में जो आया है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t पावर 3/2, ये एग्जाम में आया है। इसके पहले वाला जो आ चुका है वो दोनों आया है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t था 1/2, या पूरा का पूरा आपको याद रहे। आया फिर से बताएं, बताइए आया फिर से बताया जाए। हो गया? अगला लिखिए तब। छोड़ दें क्लास? उग तो नहीं रहे हैं? इतना बड़ा बड़ा हो गया। हाँ, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, पूछ नहीं रहे हैं आप लोग? सबको आ गया?
भाई लोग इधर देखिए, इंटीग्रेशन के आप फॉर्मूले पढ़ते होंगे, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़ते होंगे, मेरे लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं ऐसे ही बताता हूँ। इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, जो पावर आएगा उसी पावर से डिवाइड कर दीजिए। डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएट करेंगे, एक पावर में से एक घटाएंगे, और जो पावर रहेगा वो पहले बाहर कर दीजिए, उसमें से एक घटा दीजिए। हो गया मेरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ख़त्म। अब आप कैसे करते हैं, फार्मूले पहले पुट करेंगे, उसमें से 1 2 4 कैसे भी आपको एक्स साइन कुछ भी लिखना हो लिखिए। मैं तो ऐसे ही करता हूँ और मैं ऐसे ही बताता हूँ जिससे आपको समझ में आए। अब लिख नहीं पाएंगे तो मेरी गलती ना, आप लोगों की गलती है। अब लिखना है आपको 3/2, 3/2 लिखना है। अच्छा 3/2 जो पावर है उसी से भाई डिवाइड करना है। चलिए अगला, रिलेशन क्या आया है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t⁻3/2। वेलोसिटी में रिलेशन क्या आया है, 1/t⁻1/2। अगला लिखिए, एक और है, 3 आते हैं, तीनों याद रहने चाहिए। वेलोसिटी वो फोर्स, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम, और एक आएगा फोर्स के साथ, फोर्स और टाइम। फोर्स वाला भी 2 बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, वेलोसिटी टाइम वाला पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। जितने भी आज करा रहे हैं सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आ चुके हैं। थोड़ा लेंदी है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशंस करेंगे चीज़ें आसान हो जाएंगी। लिखिए, अ कांस्टेंट पावर P0। अगला क्वेश्चन लिखिए, अ कांस्टेंट पावर P0 इज डिलीवर्ड टू अ पार्टिकल of mass small m at rest, small m at rest, then find velocity of particle, after traveling a distance x, after traveling a distance x dash dash dash। After traveling a distance x dash dash dash, बताइए क्या आएगा, रिलेशन बताइए। आप इसको जो आप कर रहे हैं 3-4 जो भी आपके पास आ रहे हैं, सीधा के सीधा शॉर्ट नोट में जाना चाहिए। रिलेशन पूरा डेरिवेशन नहीं, केवल रिलेशन, स्टेटमेंट लिखिएगा किसके किसके बीच में रिलेशन है, इसके बाद सीधा आंसर लिखिए। कितना, 1/v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x पावर 1/3, 3 ना, 1/3। हाँ पूरा वैल्यू, हाँ यहाँ क्या करेंगे, टाइम फंक्शन लेंगे कि एक्स का फंक्शन लेंगे, एक्स करिए। कांस्टेंट P0 इक्वल टू क्या होगा, एफ वी मास, फोर्स को खोलिए, MAV एक्सेलरेशन को खोलिए, क्योंकि आप टाइम के साथ नहीं दिया है, एक्स के साथ दिया है, तो एक्स वाला फॉर्मूला A इक्वल टू क्या लिखेंगे, v/dv/dx, यही
एम भी डी वी बाई डी एक्स भी पी नॉट डी एक्स एम वी स्क्वायर डी वी, ये भी इसमें मल्टीप्लाई करा दिए तो वी स्क्वायर हुआ, वी स्क्वायर डी वी, इंटीग्रेशन करें पी नॉट डी एक्स एम वी स्क्वायर डी एक्स भी 0 भी, यहाँ बताइए 0 to x, बताइए पावर कांस्टेंट है पी नॉट एक्स इक्वल टू एम कांस्टेंट है वी क्यू, जो पावर है पावर से डिवाइड कर दीजिए 3, बताइए भी 0, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू एम वी क्यू बाई, क्या करना है v फाइंड करना है, ठीक, पी नॉट बाई 3, ठीक है, 3 से इधर मल्टीप्लाई करिए पी नॉट एक्स बाई एम वी क्यू, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 3 पी नॉट एक्स बाई एम पावर 1/3, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x पावर 1/3। यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। पूछने के लिए शर्माइए ना। लिखिए हो गया। अगला लिखिए a particle of mass small m start motion from rest with constant acceleration start from rest with constant acceleration, आगे लिखिए and its velocity becomes v naught after a time t naught, then find पहला लिखिए पावर डिलीवर्ड बाई net force in first t second, power delivered by net force at पहला क्या लिखे हैं, पावर डिलीवर्ड बाय नेट फोर्स इन फर्स्ट सेकेंड से यहाँ से कट करिए, बाकी सब सही है। इन फर्स्ट सेकेंड कट करिए, पूरा लैंग्वेज सुनिए। पावर डिलीवर्ड बाय नेट फोर्स
at any time, at any time t, at any time t। दूसरा लिखिए, एवरेज पावर डिलीवर्ड बाई, एवरेज पावर डिलीवर्ड बाई नेट फोर्स इन फर्स्ट टी सेकेंड, नेट फोर्स इन फर्स्ट टी सेकेंड। चलिए करिए। पहला है पावर डिलीवर्ड बाय नेट फोर्स एट एनी टाइम टी, दूसरा है एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय नेट फोर्स इन फर्स्ट टी सेकेंड। कल ही आपको बताया गया था इन फर्स्ट टी सेकेंड का मतलब क्या है, एवरेज है। एट एनी टाइम क्या है, इंस्टेंट है। चलिए एक बात मजे की यहाँ एक और है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। और कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन इन्वॉल्व होगा, क्योंकि आप इक्वेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए पढ़ते हैं। यहाँ एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो आप बोल सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप बोल सकते हैं v इज इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कांस्टेंट एक्सीलरेशन आया है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन्वॉल्व होगा, पहला स्टेप। दूसरा आप जानते हैं पावर कांस्टेंट P इज इक्वल टू एफ इंटू वी। अब यहाँ खोलना स्टार्ट करिए। Constant acceleration and its velocity becomes v naught after a time t naught, then find, okay, at any time, at any time मतलब t, at any time t। क्वेश्चन थोड़ा हटके हैं। आपको पता है P इज इक्वल टू एफ इंटू वी, P इज इक्वल टू एफ इंटू वी। एफ को खोलिए ma। अब यहाँ आपको एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों भी नहीं पता है, और इसीलिए इन्वॉल्व हो रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन। एट टी नॉट पर आप वेलोसिटी निकालिए और टी पर वेलोसिटी निकालिए, टी पर एक्सेलरेशन निकालिए, टी नॉट पर भी आपको वेलोसिटी फाइंड करना है। टी इक्वल टू 0 एट रेस्ट टी टाइम बाद टी टाइम बाद v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी नॉट। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी,
इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी। बताइए। यहाँ पर आइए, यहाँ पर बताइए v इज इक्वल टू ए टी, यहाँ वेलोसिटी v नॉट है। ये हो जाएगा v, ये एक्सेलरेशन, ये t, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v नॉट बाई टी। टी नॉट तो टी रहेगा। यह आ जाएगा v बाई टी। बस अब क्या किया जाए, बताइए। अच्छा, ये टी टाइम बाद है ना, टी टाइम बाद है तो टी नॉट क्यों लिख रहे हैं भैया, टी टाइम बाद है। ये वेलोसिटी v नॉट होगा, कहाँ पर, ये v नॉट नहीं रहेगा, v इज इक्वल टू ए की वैल्यू रखिए यहाँ से, v नॉट बाई टी नॉट होगा। लास्ट जो पढ़ते चले आए हैं, एम ए वी एम ए वी नॉट बाई टी नॉट इंटू टी वी। हाँ, एक ही तो वैल्यू रख, ए की वैल्यू, अच्छा गड़बड़ हो रहा है। एक्सेलरेशन को यहाँ रखा गया, ठीक है। तो वेलोसिटी p इज इक्वल टू एम ए वी, ठीक है। v को यहाँ पुट करिए, एक्सेलरेशन को ऐसे ही रखिए। ये इंस्टेंट पर आ रहा है कितना, एम वी नॉट का स्क्वायर बाई टी नॉट का स्क्वायर इंटू टी। किसी का आ रहा है, एम वी नॉट का स्क्वायर, हाँ एम वी नॉट का स्क्वायर बाई टी नॉट का स्क्वायर इंटू टी। फिर से
क्वेश्चन को पढ़िए, बनाते चले जाइए। क्वेश्चन को पढ़िए, बनाते चले जाइए भाई लोग। सोच पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? ये अभी पार्टिकल कहाँ पर है? रेस्ट पर है। बताइए, t इक्वल टू 0 रेस्ट पर है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है। बताइए, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, v नॉट। बताइए, आफ्टर टाइम t नॉट। फिर आगे टाइम t, एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, वेलोसिटी v नॉट। वही तो वेलोसिटी रहेगा, वेलोसिटी अभी रेस्ट में है, जिससे जाएगा फिर वही तो वेलोसिटी रहेगा। अब आया? ये बना पा रहे हैं, ये सोच पा रहे हैं कि नहीं? देखिए, पहले ये पार्टिकल जो था m पार्टिकल है, रेस्ट पर था t इक्वल टू 0 पर, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलना स्टार्ट किया, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलना स्टार्ट किया तो इसमें स्पीड आएगी v नॉट आ चुकी है। कब? t नॉट टाइम पर। एट एनी टाइम t पर वेलोसिटी वही एट एनी टाइम t। अब लगाना स्टार्ट करिए इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। यहाँ पर बताइए और यहाँ पर बताइए, यहाँ पर एक्सीलरेशन बताइए, यहाँ पर वेलोसिटी बताइए। हाँ, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट आएगा, जो आएगा तो v नॉट बाई टी नॉट, v इज इक्वल टू ए प्लस वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आएगा, तो वहाँ से एक्सीलरेशन तो आ ही सकता है। यहाँ पर एक्सीलरेशन अगर मुझे फाइंड करना रहे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बताइए, v क्या है? v नॉट है, इनिशियल 0 था, प्लस ए टी एट एनी टाइम t, v नॉट बाई t इक्वल टू एक्सीलरेशन a इक्वल टू v नॉट बाई t। यहाँ बताइए, t टाइम बाद, t टाइम बाद, t टाइम बाद यहाँ क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जीरो होगा v नॉट, और ये हो जाएगा क्या? क्या हुआ? v इज इक्वल टू v नॉट बाई टी नॉट इंटू टी। अब इसको उठा के वहाँ रखिए, जो पावर डिलीवर हो रहा है।
P इज इक्वल टू m इंटू वी, तो ये आपका हो जाएगा m a v m। एक्सेलरेशन v नॉट बाई टी नॉट, वेलासिटी v नॉट बाई टी नॉट टी, m v नॉट का स्क्वायर बाई टी नॉट का स्क्वायर इंटू टी। एवरेज बताइए, ये इंस्टेंट आया है। कहाँ से आ जाता? खत्म। कहाँ पर टी रहे? यहाँ का हो गया। इधर जो है, इधर वाला उधर है, उधर वाला इधर है। हाँ, तो मैं भी तो वही कर दिया। ये बता तो दिए यार। एक मिनट, एक लोग बोलिए, एक लोग बोलिए, चाहे जो बोलिए। वी नॉट के जगह भी रहेगा। हाँ, फिर से बताते हैं, कहाँ भगे जा रहे हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। चलिए, हाँ, बोलना स्टार्ट करिए। तो एक्सेलरेशन फाइंड करें यहाँ पर। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी नॉट, 0 इनिशियल वेलोसिटी 0, v नॉट इक्वल टू ए टी नॉट, ए वी नॉट बाई टी नॉट। ये हुआ आपका एक्सेलरेशन। u इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू 0 रेस्ट एक्सेलरेशन v नॉट बाई टी नॉट।
तो इसमें क्या प्रॉब्लम था? बस मेहनत करवाते हैं आप लोग। चलिए लिखिए, उठा के पुट करिए यहाँ, यही आएगा। चलिए मजे करिए। तब टाइम कितना हुआ? 1:35। एवरेज बताइए। फिर दूसरा एवरेज आप घर से करके आइएगा, ठीक है। यहाँ आंसर बता दें, यहाँ आंसर नोट कर लीजिए, एवरेज का आंसर नोट कर लीजिए। एवरेज का आएगा एम वी नॉट का स्क्वायर बाई 2 टी नॉट का स्क्वायर इंटू टी। हाँ, 2 टी नॉट का स्क्वायर। एवरेज का आंसर आएगा एम वी नॉट का स्क्वायर बाई 2 टी नॉट का स्क्वायर इंटू टी। एम वी नॉट का स्क्वायर 2 टी नॉट का स्क्वायर इंटू टी, ये एवरेज का आंसर है। क्या बात है, बताइए, हम भी यहाँ से। हाँ बताइए। चलिए लास्ट टॉपिक लिखिए तो ख़त्म करते हैं। कॉन्सेप्ट लिखिए, कॉन्सेप्ट पंप वाले क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट लिखिए, हाँ पंप, PUM, हाँ पंप वाले क्वेश्चंस। बॉम्ब नहीं बोल रहे हैं बे, पंप बोल रहे हैं। बातें ना करिए। पंप वाले क्वेश्चंस करिए। हालांकि आपको एनएलएम में बता चुके हैं मास फ्लो रेट क्या होता है। मास फ्लो रेट क्या होता है? रेस्ट, मास फ्लो रेट, वेलोसिटी है, पाइप है, वाटर फ्लो हो रहा है, मास फ्लो रेट। और जब पढ़ा रहे हैं तो तभी बोले थे मास फ्लो रेट आपका फ्लूइड में भी आएगा, यहाँ भी आ रहा है, कहीं ना कहीं और देखने को मिल जाएगा। तो मास फ्लो रेट dm बाई डी टी, dm बाई डी टी इक्वल टू ए रो भी। ये बोले थे, याद रहना चाहिए, मास फ्लो रेट ए रो भी, ए रो भी। मास फ्लो रेट क्या होता है? ए रो भी। dm बाई डी टी क्या बोलेंगे? dm बाई डी टी को लिखिए मास फ्लो छोड़िए, आने दीजिए, लिखिए P इज इक्वल टू F इंटू वी। हमें पावर फाइंड करना है। F को खोलते चले जाइए,
P इज इक्वल टू F इंटू वी, P इज इक्वल टू एम ए को खोलेंगे क्या आएगा, डी वी बाई डी टी, यही आएगा। P इज इक्वल टू बताइए एम ए वी, ये हो जाएगा आपका एम, बताइए एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता है ए इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी, एक्सीलरेशन होता है ए इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी, बताइए वी डी एम बाई डी टी, और डी एम बाई डी टी को खोल दीजिए, ये लिखे हैं डी एम बाई डी टी ए रो भी, ये लिखे हैं डी एम बाई डी टी ए रो भी, क्या हो जाएगा बताइए, एम वी स्क्वायर ए रो भी, क्या आएगा, अरे कुछ गड़बड़ फोर्स होता है ना, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी, मेरा तो मिट गया, आपका क्या होगा, वाह, चलिए V फोर्स होता है V डी एम बाई डी टी, डी एम बाई डी टी, मास फ्लो रेट P इक्वल टू V ए रो V P इक्वल टू हो जाएगा 3V दिख रहा है, पावर लगा दीजिए 3 ए रो, ए रो, तो पावर पंप इक्वल टू आएगा V क्यूब ए रो, ए रो, ए रो। अब यही बात किया जाए डी एम बाई टी टी यदि n टाइम्स हो तो, और वेलासिटी n टाइम्स हो तो, डी एम बाई डी टी मास फ्लो रेट कितना हो n टाइम, मास फ्लो रेट n टाइम्स, वेलासिटी n टाइम्स, तो पावर ड्यू टू पंप इक्वल टू n क्यू p लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं। अगर आप लिखना स्टार्ट करेंगे, ये आप लिखेंगे यहाँ पर एन वी डी एम बाई डी टी एन 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 क्यूब, बताइए, और पूरी वैल्यू ये पी, तो एन क्यू पी बनेगा, तो पंप एन क्यू पी, मास फ्लो रेट n टाइम्स, वेलासिटी n टाइम्स, तो पंप के द्वारा जो पावर डिलीवर्ड होगा वो n क्यूब पी, इनिशियल का n क्यूब टाइम्स,
इनिशियल के पावर का n क्यूब टाइम्स पावर डिलीवर होगा पंप के थ्रू। मास फ्लो रेट n टाइम्स करना है तो वेलोसिटी को भी n टाइम्स करना पड़ेगा, और जो न्यू पावर आपका आएगा पंप के थ्रू वो आएगा n क्यूब p, इनिशियल का n क्यूब टाइम्स p डैश इक्वल टू n क्यूब p। ये रिलेशन है, याद रहना चाहिए। क्वेश्चन लिखिए। लास्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट लिखे हैं, जो डेरिवेशन आएगा वो यही आएगा, डेरिवेशन अलग से नहीं करा रहे हैं। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वही लैंग्वेज लिख लीजिए बस। वाटर ऑफ डेंसिटी रो, रोना नहीं है, रो है। वाटर ऑफ डेंसिटी रो इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप of cross section area capital A through a pipe of cross section area capital A with velocity v naught, then find पहला power delivered by the pump, जितना वर्क करना हो अभी कर लीजिए, लास्ट में टाइम नहीं मिलता है। जितना एक्स्ट्रा वर्क करना हो अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। आप बोलिए कि हम लास्ट 3 मंथ में एक्स्ट्रा वर्क करके हम कवर कर लेंगे, तो कभी हो नहीं सकता है। तो उस समय केवल पेज पलटना रहता है। लास्ट 3 मंथ में पेज पलटिए, मेजर दीजिए, पेज पलटिए, मेजर दीजिए, पेज पलटिए, तब जाके सिलेक्शन होता है, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। जितना एक्स्ट्रा वर्क करना है अभी दिसंबर तक कर लीजिए। आगे लिखिए, क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए विथ वेलोसिटी v नॉट, हो गया, ये फाइंड हो गया। पहला लिखिए पावर डिलीवर बाय द पंप p नॉट, इफ वी इंक्रीज, इफ if we v इंक्रीज मास फ्लो, दूसरा है इफ वी इंक्रीज मास फ्लो रेट ऑफ वाटर, पहला इतना ही था पावर डिलीवर बाय द पंप पी नॉट। अब इसके आगे दूसरा पॉइंट जो आपको फाइंड करना है, इफ वी इंक्रीज मास फ्लो रेट ऑफ वाटर टू n टाइम्स स्मॉल n टाइम्स, देन फाइंड न्यू पावर ऑफ द पंप, न्यू पावर ऑफ द पंप। इस हाँ, न्यू पावर ऑफ द पंप। तो न्यू पावर देखिए, dm/dt मास फ्लो रेट n टाइम्स हुआ तो वेलोसिटी को भी n टाइम्स होना पड़ेगा, इसकी मजबूरी बन जाएगी। dm/dt n टाइम्स है तो वेलोसिटी को n टाइम्स होना पड़ेगा, और न्यू पंप का जो पावर डिलीवर करेगा n/p होगा। जो दूसरा आंसर आएगा ये ही आएगा, दूसरा जो आंसर आएगा ये आएगा, और जो पहला आंसर आएगा ये रहेगा p = a rho v q। ठीक है, ये पहला आंसर आएगा। दूसरा जो आएगा क्या आएगा, कितना नया पावर डिलीवर करेगा n/p। सीधा इस पे आपको दिया रहता है पावर इतना है तो नया पावर कितना होगा इतने टाइम्स में। तो अगर 2 टाइम्स किया तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और पावर पहले कितना है 100, तो 800 वाट आ जाएगा नया पावर। तो लैंग्वेज लिख लीजिए, ऊपर इसका देख लीजिए, इस तरह होगा। तो यही ख़त्म होता है। वर्क आपको आज दे दिया जाएगा। नीट 2016 PYQ भी आज प्रोवाइड हो जाएगा आपको, PYQ करिएगा। और पावर कंप्लीट है, पावर करिए। कभी कभी यही dm/dl के फॉर्म में आता है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ के फॉर्म में आता है पावर। तो आप कुछ मत करिए, P = F × V,
चेंज यहीं से होता है, चाहे आप एक्सेलरेशन को चेंज करिए चाहे मास को चेंज करिए। यदि कंटेनर फ्लूइड हो तो मास को चेंज करना पड़ेगा, यदि कांस्टेंट कुछ चीज़ हो तो उसके लिए एक्सेलरेशन को चेंज करिए। तो सारा खेला P = F/v से है। बाकी कल जो वर्क आज दिया जाएगा, कल फिजिक्स की क्लास रहेगी, केवल टू केवल वर्क रहेगा। नया चैप्टर अगले दिन से स्टार्ट करेंगे जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे।